देखिए भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्टेन लेंथ ऑफ वायर, मतलब हम लोग एक वायर है भाई और इस वायर का कुछ लेंथ होगा और बोल रहा है कि इस वायर का फर्स्ट केस में जो डायमीटर दिया हुआ है कितना है 6 mm है और अभी जो रेजिस्टेंस ये शो कर रहा है यानी इस वायर का जो रेजिस्टेंस है अभी फर्स्ट केस में 5 ओम है। अब आगे बोलता है द वायर इज ड्रॉन, मतलब वायर को खींचा गया भाई, वायर को स्ट्रेच किया गया, खींचा गया है सच डैट, अब जो है 6 mm से डायमीटर इसका बदल करके कितना बन जा रहा है 3 mm बन जा रहा है। तो इस केस में आपको बताना है कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। ओके तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे एक ही लॉजिक लगाना है भाई कि जो वॉल्यूम होगा, जो वायर का वॉल्यूम होगा भाई वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा ना, बस यहाँ पे क्या खींच दिया गया, इसके कारण क्या हो गया, जो भी भाई मोटाई था वो मोटाई कम हो गया और मोटाई कम होने का मतलब क्या, लेंथ आपका बढ़ गया, तो ओवरऑल वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रहेगा। तो अभी हम लोग सबसे पहले केस 1 की बात करते हैं भाई। केस 1 में हम लोग का रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1 है और ये मान लेते हैं रो, क्योंकि भाई मटेरियल पे डिपेंड करता है तो रो आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा दोनों केस के लिए, फर्स्ट केस के लिए भी सेकंड केस के लिए भी। रो लेंथ मान लेते हैं L1 था और एरिया मान लेते हैं भाई A1 था, कोई दिक्कत नहीं। एरिया की अगर बात करें तो भाई क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्योंकि भाई मेरा डायमीटर दिया हुआ है अभी फर्स्ट केस का 6 mm, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3 mm, तो यहाँ पे क्या लिखूं पाई इनटू रेडियस कितना है 6 mm डायमीटर है तो रेडियस कितना हो 3 का स्क्वायर करेंगे यानी 3 का स्क्वायर यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा आपका ये पाई इंटू 9 या फिर कहिए सीधे सीधे 9 पाई। ये एरिया फर्स्ट केस का आया भाई, ठीक है। तो अभी हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पे रो इंटू L1 अपॉन एरिया का जगह मैं पुट कर देता हूँ 9 इंटू पाई, ये मेरा फर्स्ट केस का है भाई। और हम लोग को पता है फर्स्ट केस का रेजिस्टेंस भी दिया 5 ओम, तो भाई R1 की जगह मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 5 ओम। क्लियर हो गया। ओके अब देखिए सेकंड केस पे आते हैं भाई, केस 2 में आते हैं। केस 2 में क्या बोला कि भाई वायर को खींच दिया गया है, खींचने के कारण क्या पतला हो गया वायर, पतला हो गया इसका मतलब क्या है, इसका डायमीटर आपका बदल गया है। तो इस बार डायमीटर कितना है आपका, पहले आपका 6 mm था, अब कितना हो गया 3 mm हो गया भाई, 3 mm डायमीटर हो गया। तो भाई रेडियस कितना होगा, रेडियस कितना होगा बताइए, ये हो जाएगा 1.5 यानी 3 का आधा 1.5 mm। क्लियर हुआ। तो भाई अब हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाते हैं, मान लेते हैं सेकंड केस का जो रेजिस्टेंस है मेरा R2 था और जो लेंथ है क्योंकि भाई खींच रहा है तो सीधा लेंथ भी चेंज हो जाएगा, रो तो वही रहेगा, लेंथ मान लेते हैं L2 है और जो एरिया था मान लेते हैं A2 है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग एरिया 2 की बात करें, A2 की बात करें तो A2 इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, लेकिन भाई इस बार क्या है रेडियस मेरा क्या हो गया आपका 1.5 यानी 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2.25। ओके तो इस बार आपका जो एरिया 2 आएगा ये कितना हो जाएगा 2.25 इंटू पाई। ओके अब देखिए हम लोग को भाई यहाँ पे सीधे सीधे L2 का वैल्यू निकालना है। L2 का वैल्यू क्या होगा, तो क्योंकि हम लोग को पता है कि भाई हम लोग का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा दोनों केस में, केस 1 का जो वॉल्यूम होगा वो मस्ट बी इक्वल टू होगा केस 2 का वॉल्यूम, ठीक है। यानी वॉल्यूम 1 का केस 1 का मस्ट बी इक्वल टू होगा वॉल्यूम केस 2 का, ठीक है। तो वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है एरिया, क्योंकि फर्स्ट केस है तो एरिया A1 लिया है, लेंथ हम लोगों ने L1 दिया है, एरिया इंटू L1 करा वॉल्यूम हो जाए, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट भाई, ठीक है। तो L इंटू बी क्या हो गया एरिया हो गया और H से मल्टीप्लाई H या फिर L बोलिए, ये हम लोग का वॉल्यूम हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका A2 इंटू L2 हो जाएगा। तो भाई यहाँ से मैं L2 का वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो L2 इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, L2 इक्वल टू क्या आएगा भाई, L2 इक्वल टू आ जाएगा ये हो जाएगा A1 इधर वाला वैसे अंदर है A1 इंटू L1 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा आपका A2, ठीक है। तो ये मेरा L2 आ गया भाई, ठीक है। L2 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे पुट कर देते हैं। तो देखिए इसमें पुट कर रहे हैं तो R2 इक्वल टू हो जाएगा रो वैसे का वैसे रहेगा, L2 की जगह भाई मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, क्या हो जाएगा A1 इंटू L1 डिवाइडेड बाय A2 और नीचे में डिवाइडेड है A2, कोई दिक्कत नहीं। और A2 भाई नीचे में इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ ना, तो ये ऊपर जाएगा और ये ऊपर जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ भाई यहीं पे आके आपका A2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए भाई अब हम लोग वैल्यू डालते हैं, अब हम लोग वैल्यू डाल रहे हैं भाई। और एक चीज समझिए, ये जो हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन था, ये जो फर्स्ट इक्वेशन था भाई फर्स्ट केस में रेजिस्टेंस 5 ओम था और मस्ट बी इक्वल इतने के बराबर, तो भाई मैं यहाँ से रो इंटू L1 का वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ 5 इक्वल टू है मेरा रो इंटू L1 डिवाइडेड बाय 9 पाई। तो भाई यहाँ से ये क्या आएगा रो इंटू L1 का वैल्यू बताइए, रो इंटू L1 का जो वैल्यू आएगा ये क्या हो जाएगा 5 गुना 9 पाई आ जाएगा, ठीक है। तो साफ तरीके से लिख दे रहा हूँ
ये है रो इंटू L1। तो ये वाला वैल्यू जो है भाई मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे रो है और यहाँ पे L1 है, ठीक है। तो रो इंटू L1 की जगह मैं पुट कर रहा हूँ 5 इंटू 9 पाई। तो R t इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई बताइए, ये हो जाएगा आपका 5 गुना 9 पाई, और यहाँ पे एरिया 1 वैसे का वैसे रहेगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे एरिया 2 इंटू एरिया 2। तो भाई अब देखिए A1 का वैल्यू हम लोग को पता है, A1 का वैल्यू, एरिया 1 का वैल्यू भाई हम लोग को पता है कितना था, 9 पाई था, देख रहे हैं यहाँ पे निकाला हुआ है। तो A1 के जगह भाई मैं 9 पाई पुट कर देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे भाई हम लोग पुट कर दे रहे हैं मल्टीप्लाई करके इंटू 9 पाई। और A2 का भी भाई वैल्यू हम लोग को पता है, A2 का वैल्यू देखिए कितना है 2.25 पाई, 2.25 पाई, और ये 2 बार था ना, एरिया नीचे में 2 बार था, गुना 2.25 गुना पाई, ठीक है। तो अब जो जो कटेगा भाई देखिए, 1 पाई से 1 पाई खत्म हो जाएगा, 1 पाई से 1 पाई खत्म हो जाएगा, और इसको सॉल्व कर लीजिएगा कैलसी में, देखिए डाल के मैं बताता हूँ इसका वैल्यू कितना आएगा। 5 इंटू 9 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2.25 का स्क्वायर। ओके, देखिए कैल्सी में आपका वैल्यू डाल दिया गया है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो भाई ये आ जाएगा 80 ओम आएगा, ठीक है। बिल्कुल सही 80 ओम भाई, ठीक है। तो इसका आंसर भाई 80 ओम हो जाएगा। फोर्थ, तो इस तरीके सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है भाई। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इन अ करंट वोल्टेज रिलेशनशिप ग्राफ ऑफ अ लीनियर रेजिस्टर द स्लोप ऑफ द ग्राफ विल इंडिकेट। तो बहुत सारे स्टूडेंट भाई यहाँ पे गलत करेंगे, ओके बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे ओम्स लॉ वाला है और रेजिस्टेंस मार के चले आएंगे भाई, तो आपका गलत हो जाएगा। समझिए सबसे पहले भाई आप कॉन्सेप्ट समझिए, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ओके। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या बताता है, ये सीधे सीधे बताता है भाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे किस पैरामीटर को आपने दिखाया हुआ है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या है भाई, y इक्वल टू mx प्लस सी। ये y क्या है, y का मतलब है भाई y एक्सिस, ठीक है, जो हम लोग क्वाड्रेंट पढ़ते हैं ना ये, तो इसमें क्या हो गया, ये y एक्सिस हो गया भाई, ये x एक्सिस हो गया, ठीक है। तो y का मतलब यहाँ पे भाई सीधे सीधे y एक्सिस, और x का मतलब है सीधे सीधे x एक्सिस, ठीक है। और c का मतलब होता है हम लोग का कांस्टेंट कुछ भी, ठीक है। और ये m है हम लोग का स्लोप। अब समझिए भाई, जैसे आप ओम्स लॉ पढ़ेंगे भाई, तो ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ क्या है भाई, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मतलब क्या हुआ कि भाई वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन रहता है भाई कि अगर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, इसका मतलब I प्रोपोर्शनल टू I, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो भाई ये हमेशा गलत हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। आपको ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक में भाई मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट दिया है, बताया मैंने आपको कि करंट कैसे बहता है। एक्चुअली हम लोग को पता है, कोई भी एटम उठा लीजिए तो इसके न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा भाई, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे यानी प्रोटॉन होंगे, और इसमें बहुत सारे न्यूट्रॉन्स भी होंगे, सही बात है। और मान लेते हम लोग यहाँ पे एल्युमिनियम लेके चल रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, है ना। तो भाई थर्ड ऑर्बिट में देख रहे हैं 1 2 3, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कीजिए KLM कितना हो जाएगा भाई, इसका कितना होता है एल्युमिनियम का 13, तो भाई कितना हो जाएगा 2 8 और 10 हो गया, यानी ये 3 हो जाएगा। तो बाहरी बैंड में मैंने दिखा दिया भाई 3 इलेक्ट्रॉन है, तो तीनों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इस न्यूक्लियस में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है भाई और ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्शन रहता है, ठीक है। और अंदर वाले फोर्स को ये गोल गोल घूमने में यूटिलाइज करता है, ठीक है। जब आप एटम का मॉडल पढ़ेंगे भाई, ठीक है ना, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी भी पढ़ाया जाता है, ठीक, कैसे एटम एक तरीके स्टेबल है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उखड़ करके इसमें चिपक क्यों नहीं जाता, ठीक है ना। तो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारा चीज़ बताया गया है, ओके ना। तो अभी समझिए भाई कि हम लोग को पता है कि करंट का मतलब क्या, द फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का मतलब क्या भाई, हम लोग इलेक्ट्रॉन को इनसे फ्लो करवा सकते हैं। प्रोटॉन तो भाई न्यूक्लियस के अंदर फिक्स होता है ना, ये मूव नहीं करता कभी भी, ठीक है। तो हम लोग भाई यहाँ पे देख रहे हैं जो भी इलेक्ट्रॉन है ये अभी फ्री नहीं है, क्योंकि भाई ये अभी क्या है, इस न्यूक्लियस का बंधे हुए हैं, न्यूक्लियस का बॉन्डिंग बना हुआ है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो सीधी सी बात है क्या करना पड़ेगा, एक और, या तो आप हाथ से पकड़ खींच लीजिए, तो फिर एक और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेकर के आइए। पॉजिटिव चार्ज इसका मतलब क्या है, ये भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है इस न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये वाला चार्ज, तो सीधी सी बात है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा
करके यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट करेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पे फोर्स लगेगा और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ से उखड़ करके सीधे इसके पास अट्रैक्ट हो जाएगा, यानी यहाँ से सीधे सीधे भाई ये बाहर निकल जाएगा। समझ में आया? तो जो ये पॉजिटिव चार्ज आपने रखा भाई, ये पॉजिटिव चार्ज क्या बना यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया ना। समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज रखा तभी तो इस पे एक फोर्स लगाएगा। समझ गए? तो आपको सीधे सीधे समझना है भाई कि बिना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हुए कभी भी इलेक्ट्रॉन को आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं। फिर कहिए कभी भी, जैसे मान लो फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया भाई, ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, जैसे यहाँ पे दिखा रहा हूँ कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर भाई मेरा ये एटम था, एल्यूमिनियम वाला एटम, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिया 1 2 3। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई किया होगा, बैटरी से अप्लाई किया होगा ना भाई। ये तो मैंने समझाने के लिए बता दी भाई, एक टेस्ट चार्ज आपने रख दिया यहाँ पे, या फिर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज रख दिया। लेकिन भाई एक्चुअल में रियल लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं, बैटरी से एक तरीके से कनेक्ट किया होगा ये वायर, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा। जैसे ही खींचे तो ये बाहर निकल गया, और ये बाहर निकल गया मतलब क्या, ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया भाई। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे ही बना तो भाई जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लगा होगा उसी डायरेक्शन में ये फ्लो होने लगे, यानी यहां से चल करके पॉजिटिव चार्ज तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। क्लियर हो गया? तो हमेशा ध्यान रखना है भाई कि अगर कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या, आपने वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ होगा। बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के कभी भी वो फ्लो नहीं करेगा, फिर ये मूव नहीं करेगा। और हम लोग को पता है भाई कि इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या, करंट हम लोग का जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा। इसका मतलब क्या, अब और देखिए, जैसे जैसे आप यहाँ पे जैसे जैसे आप बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते चले जाएंगे, वोल्टेज बढ़ाते चले जा रहे हैं, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होते चला जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अब जैसे मान लेते हैं वोल्टेज जब आपने 5 वोल्ट अप्लाई किया तो भाई ये तीनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, यानी जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट था इससे तीनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। लेकिन भाई जैसे जैसे वोल्टेज और बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, अंदर में जो आपका इलेक्ट्रॉन है, यानी इस वाले ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है भाई, ये भी बाहर निकलने लगेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता भाई कि हम लोग को पता ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कूलॉम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के ऊपर। डिस्टेंस अगर कम है तो भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। देखिए न्यूक्लियस से भाई ये आपका मान लेते हैं R1 डिस्टेंस है, अभी ऐसा समझिए ना, ये मान लेते हैं भाई R1 डिस्टेंस है, ये मान लेते हैं R2 डिस्टेंस है और ये मान लेते हैं R3 डिस्टेंस था। तो भाई क्योंकि सबसे बाहर वाला क्या है, डिस्टेंस ज्यादा था तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी इस न्यूक्लियस के साथ ये जो इलेक्ट्रॉन थे बहुत कम ताकत से बंधे हुए थे, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। लेकिन भाई अगर इस वाले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहता है तो सीधी सी बात है, डिस्टेंस मेरा क्या हो गया, कम हो गया, तो सीधी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या, ये टाइटली बॉन्डेड है अपने न्यूक्लियस के साथ, इसको इजीली निकालने ये पॉसिबल नहीं है 5 वोल्ट पे, आपको वोल्टेज और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके ये वाले इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकलेंगे। वही अगर आपको इस वाले ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन निकालना है तो भाई और ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये भाई कि वोल्टेज आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे, यानी पोटेंशियल जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और फ्री होते चले जाएंगे, यानी ये सब ऑर्बिट से, यानी इस वाले ऑर्बिट से भी और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते चले, यानी इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे संख्या बढ़ रहा है ना, समझ गए, क्वांटिटी बढ़ते चला जा रहा है। इसका मतलब क्या, जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, आप कहेंगे उतना ही ज्यादा आपका करंट आपको मिलेगा इससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मेरा जो करंट है, करंट ये किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज के ऊपर डिपेंड। इसलिए हम लोग बोलते हैं भाई कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे मेरा करंट बढ़ेगा। समझ आ गया क्या बोल रहा हूं? सो कभी भी ये मत लिखिएगा I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, भाई ये उल्टा हो गया, मतलब करंट को बढ़ाने से मेरा वोल्टेज बढ़ेगा, कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं भाई, ठीक है, समझ में आया बात को। तो ओम्स लॉ आपको हमेशा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बोलना होता है। तो अभी तो भाई ओम्स लॉ समझा दिया, अब हम लाते हैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पे। तब देखिए, जैसे पहले समझिए भाई, बेसिक चीज बता रहा हूं, जैसे ओम्स लॉ बताया मैंने कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है। इसका अगर मैं यहाँ पे ग्राफ दिखाऊं और यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो हम लोग क्या हो जाता है, I इंटू यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है R। R क्या है मेरा, कांस्टेंट होता है, ठीक है। कब तक कांस्टेंट होगा, क्योंकि भाई ओम्स लॉ के डेफिनेशन में ही है ना कि भाई एट कांस्टेंट टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तभी तो रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट होगा, और भी बहुत सारे कंडीशन होते हैं, ठीक है। प्रेशर भी कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर भी कांस्टेंट, तभी जाके ये R कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, तभी V इक्वल टू I इंटू R बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, आप देख रहे हैं कि भाई ओम्स लॉ के हिसाब से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ भाई कि अगर हम लोग जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे वोल्टेज को अगर हम लोग बढ़ाएंगे, अब यहाँ पे भाई यही चीज समझना है कि वोल्टेज को हम लोग एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे कि वाई एक्सिस पे दिखाएंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो समझिए ओम्स लॉ के हिसाब से हम लोग का ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनता है, जो कि हम लोग इसको रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप भाई वोल्टेज बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका करंट बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। या फिर कहिए
जैसे यहाँ पे आपका 1 वोल्ट था भाई, तो करंट कितना आया, इतना आया, ठीक है। फिर आपने और वोल्टेज बढ़ाया तो करंट इतना आया, फिर और बढ़ाया तो इतना आया, है ना। इस तरीके से भाई वोल्टेज जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट मेरा बढ़ते चला जाएगा। इसलिए इस इक्वेशन का मतलब समझिए, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब हम लोग भाई और यहाँ पे I दिखा देते हैं कि भाई इस एक एक्सिस पे मैंने वोल्टेज को दिखाया तो दूसरे एक्सिस पे मैंने करंट को दिखाया है। अब देखिए इसी ग्राफ को भाई मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पे मैं I दिखा दे रहा हूँ और यहाँ पे भाई मैं V दिखा दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसका भी मतलब क्या हुआ कि भाई जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा, वोल्टेज को मैंने बस यहाँ पे वाई एक्सिस पे कर दिया है। जब मेरा वोल्टेज 1 वोल्ट था तो करंट भाई, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जाएगा ना यहाँ पे, तो ये मेरा करंट था कुछ, ठीक है, कुछ करंट होगा, मान लेते हैं 0.1 एम्पियर। फिर हम लोगों ने और वोल्टेज को बढ़ाया तो करंट मेरा और बढ़ा, वोल्टेज और बढ़ाया तो करंट और बढ़ गया, और बढ़ाया और बढ़ गया, है ना। इस ग्राफ को थोड़ा सा और बेंड करते हैं भाई, लीनियर नहीं जा रहा है, ये ऐसे लेके जाते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो ये भाई हम लोगों ने भी ओम्स लॉ के कॉन्सेप्ट को यूज करके दिखाया कि भाई आप वोल्टेज को या तो एक्स एक्सिस पे दिखा दीजिए या तो फिर वाई एक्सिस पे दिखा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये दोनों ग्राफ आपका सही है और ये आपका आर हो जाएगा। लेकिन भाई ध्यान समझिए, जैसे ही आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को इन ग्राफ में एक तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे तो भाई यहाँ पे स्लोप का वैल्यू अब आर नहीं रहेगा, बदल जाएगा दोनों केस के लिए। अभी भाई हम लोग स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को एक तरीके से क्या कर रहे हैं, ये दोनों ग्राफ में एक तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो समझिए, मैंने आपको बताया ये y = mx + c का मतलब क्या है कि भाई y का मतलब y एक्सिस पे आपने किस पैरामीटर को रखा हुआ है, x का मतलब x एक्सिस पे आपने किस पैरामीटर को रखा हुआ है, c का तो वो कांस्टेंट होता ही है। तो अभी देखिए फर्स्ट ग्राफ के लिए समझिए, फर्स्ट ग्राफ के लिए भाई मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूँ y = mx + c। तो भाई y एक्सिस पे देखिए ध्यान से, y एक्सिस ये है मेरा, है ना, y एक्सिस पे क्या है मेरा, करंट है, I लिख दे रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, = था, = डाल दिया। x एक्सिस पे आपने क्या दिखाया है, यहाँ पे x एक्सिस पे क्या दिखाया भाई, वोल्टेज को दिखाया, वोल्टेज में लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे m है, m को मैं वैसे ही रहने दे रहा हूं, ठीक है, प्लस c तो भाई कुछ है नहीं, यहाँ पे कांस्टेंट 0 कर देते हैं, ठीक है। तो अब मेरे को पता है यहाँ पे m यानी स्लोप का वैल्यू क्या आएगा, m = क्या आएगा भाई, m = क्या आ जाएगा बताइए, v को इधर भेज देते हैं, क्या आ जाएगा भाई, I/V आ जाएगा। और I/V का मतलब क्या होता है भाई बताइए, I/V का मतलब क्या है, ये हम लोग का जैसे R = होता है ना V/I, इसका जस्ट उल्टा रेसिप्रोकल ले लेते हैं, क्या बन जाता है, ये 1/R बन जाएगा और ये क्या बनेगा आपका I/V बनेगा। 1/R को हम लोग क्या लिखते हैं, G बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, I/V का मतलब है यहाँ पे भाई कंडक्टेंस यानी G। इसका मतलब क्या हुआ, इस वाले केस में अगर आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लगाएंगे तो भाई यहाँ पे m का वैल्यू ये जो बताया है, ये स्लोप जो है r ना होकर के ये मेरा g बनेगा, ठीक है। समझ में बात को, कब, जब आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को भाई इसमें एक तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, उस केस के लिए बता रहा हूं मैं आपको। वही अगर आप इस सेकंड वाले में भाई, सेकंड वाले में अगर आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लगाते हैं y = mx + c, तो भाई इस बार y एक्सिस पे क्या रखा आपने, वोल्टेज को, तो y की जगह मैंने वोल्टेज लिख दिया, m वैसे का वैसे रहने देते हैं, x एक्सिस पे आपने क्या रखा, I रखा हुआ है ना, c तो मेरा यहाँ पे 0 है ही, तो इसको लिखना कोई मतलब नहीं भाई। तो यहाँ से मेरे को बताइए इस केस में m का वैल्यू क्या आएगा, m = I को उधर भेज देते क्या आ जाएगा, V/I। तो V/I का है मतलब क्या, ये क्या होता है भाई, V/I मतलब क्या, ये रेजिस्टेंस होता है, यानी इस बार ये जो स्लोप बनेगा ये किसका बनेगा, ये रेजिस्टेंस का बनेगा। तो जब भी आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लगा रहे हैं भाई, तो इस इक्वेशन के हिसाब से आपको चलना होता है, ठीक है, इस इक्वेशन के हिसाब से आपको चलना है और देखना है भाई कि y एक्सिस पे आपने किस पैरामीटर को दिखाया है और x एक्सिस पे किस पैरामीटर को दिखाया है, और उस बेसिस पे आपको यहाँ पे एक m का वैल्यू जो भी निकल करके आएगा, m का वैल्यू जो भी निकल करके आएगा भाई, जैसे अपने केस में m का वैल्यू g है तो भाई इसका जो स्लोप होगा ये g बनेगा, और इस केस में भाई आपका m का वैल्यू आ रहा है तो इसका स्लोप r बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है भाई। तो ऐसे क्वेश्चन में, यही क्वेश्चन आपका यहाँ पे, तो ऐसे क्वेश्चन में भाई हम लोग को ओम्स लॉ वाला दिमाग में नहीं रखना है कि ओम्स लॉ में जब आपका स्लोप होता है हमेशा रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस मार के आ जाएंगे, नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन को आपको समझना है भाई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ करंट वोल्टेज रिलेशनशिप ग्राफ ऑफ अ लीनियर रेजिस्टर द स्लोप ऑफ द ग्राफ विल इंडिकेट। तो भाई इसमें पहले करंट लिखा है और वोल्टेज लिखा हुआ है, तो जो पहले लिखा रहेगा डिफॉल्ट में, जो पहले लिखा रहेगा करंट है यानी I वर्सेस V। तो भाई देखिए I वर्सेस V, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हम लोग I को y एक्सिस पे दिखाएंगे और x को हम लोग हमेशा यानी x एक्सिस पे हमेशा हम लोग क्या दिखाएंगे, v को दिखाएंगे। तो यहाँ पे जो स्लोप बनेगा क्या बनेगा देखते हैं भाई। हम लोग को पता है y = mx + c होता है, तो y की जगह हम लोग i लिख देते हैं, m की जगह वैसे वैसे रहता है, x हम लोग ने v, c तो मेरा 0। तो यहाँ से m का वैल्यू क्या निकल के आएगा, I/V, है ना, I/V।
और आई अपॉन वी कहने मतलब क्या, ये किसके बराबर है, जी के बराबर है, यानी इसका आंसर क्या होगा, इसका कंडक्टेंस होगा भाई, ठीक है। जो स्लोप बनेगा ये कंडक्टेंस बनेगा। तो आपको हमेशा भाई ये देखिए ऐसा एमसीक्यू है कि बिना प्रैक्टिस किए हुए एग्जाम में जाएंगे तो हमेशा गलत हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना भाई, जो पहले आएगा, जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ना, यानी पहले ही हम लोग का क्या है, y आता है। जब भी आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिखें सबसे पहले मुंह से क्या निकलेगा, y निकलेगा। तो जो फर्स्ट क्वांटिटी लिखा होगा उसको हम लोग हमेशा y एक्सिस पे दिखाएंगे, ठीक है। डिफॉल्ट में आप याद रखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो फर्स्ट जैसे करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, तो करंट को हम लोग हमेशा क्या करेंगे, y एक्सिस पे रखेंगे। वही अगर यहाँ पे लिखा होता भाई वोल्टेज वर्सेस करंट, वोल्टेज वर्सेस करंट कैरेक्टरिस्टिक को बताइए, जो स्लोप बनेगा वो क्या बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस बार जो है भाई हम लोग का जो वोल्टेज होगा ये y एक्सिस पे रखेंगे, करंट को हम लोग x एक्सिस पे रखेंगे। तो जो स्लोप बनेगा इस बार क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y की जगह हम लोग वोल्टेज लिख देंगे, m वैसे का x की जगह हम लोग i लिख देंगे, प्लस c हो जाएगा, यानी c इक्वल टू 0। तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, सॉरी m इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, m चाहिए ना, स्लोप चाहिए था, m इक्वल टू v अपॉन i इक्वल टू r के बराबर। यानी अगर ये वोल्टेज वर्सेस करंट लिखा होता था इस केस में इसका आंसर क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस हो जाता। लेकिन भाई जस्ट उल्टा लिखा है, करंट वर्सेस वोल्टेज, इसलिए हम लोग इसका कंडक्टेंस चूज कर रहे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना भाई। वही यहाँ पे लिखा है द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज द रेशियो ऑफ द करंट टू द वोल्टेज। तो ये भाई ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसमें कभी भी ओम्स लॉ वाला दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है। ओम्स लॉ एक अलग चीज है भाई। ओम्स लॉ अगर इस क्वेश्चन में ओम्स लॉ का अगर जिक्र करता है तो उस बेसिस पर आप रेजिस्टेंस एक तरीके से दिखाते हैं। ओके, आगे आते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है भाई ओम्स लॉ, मैंने आपको अभी जस्ट बताया। जैसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है भाई एक द करेक्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, करेक्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो भाई ग्रुप में मैंने आपको बताया था भाई कि ये टोटली एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है भाई, वो आपसे कौन सा आंसर जानना चाहता है। जैसे आपका ये पहला भी हो सकता है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, ये भी सही है। ओके, ये तो कभी होगा नहीं तो ऐसे ही छाट दीजिएगा आप। या फिर कहिए जब इस सिंबल को हटाते थे कांस्टेंट आता था r, है ना, तो ये भी मेरा सही है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए भाई, तो दो ऑप्शन मैच कर जा रहा है और दोनों ऑप्शन दिया हुआ है आपके, है ना। तो मतलब जो एप्रोप्रिएट आंसर जो होता है, जो सबसे सटीक आंसर है भाई, एमसीक्यू उसका मतलब क्या, जो सबसे सटीक आंसर होगा। तो सबसे सटीक आंसर तो भाई डी है कि बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन के लिए आप जो बोथ दिया हुआ रहेगा ना उसको आप एक तरीके से चूज कीजिएगा। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई, आपके ग्रुप में आया हुआ था। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा।